Now we will discuss about magnetic field. देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है. इट इज़ द रीजन और स्पेस अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर, अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर और ए मैग्नेट. ठीक है, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड या फिर किसी मैग्नेट के अराउंड ये एक स्पेस है इन विच इट्स इफेक्ट. ठीक है, इन विच इट्स इफेक्ट बोलेंगे या फिर इन विच मैग्नेटिक इफेक्ट in which magnetic effect can be felt. ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो महसूस किया जा सकता है या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट जो वहाँ पर एक्ट होगा तो उस रीजन को बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी फेल्ट. ठीक है, यानी कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर का या फिर मैग्नेट का जहाँ तक हम उसका मैग्नेटिक इफेक्ट को फेल्ट कर सकते हैं तो उस रीजन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं कि इससे पहले हमने पढ़ा था जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से जनरेट होता है. एक स्टेशनरी चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वजह से जनरेट होता है. तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था ये. ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, एक फिजिक्स की ब्रांच होती है जहाँ पर आपका चार्ज जो है वो रेस्ट पे होता है. इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट पे. ठीक है, तो इसका मतलब हो गया चार्ज एट रेस्ट. ठीक है, यानी कि जब चार्ज रेस्ट पे होता है, जब स्टैटिक चार्ज होता है तो उसकी वजह से उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अराउंड इस तरह से, ठीक है, हर डायरेक्शन में जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अराउंड. ठीक है, और जहाँ पर मान लीजिए किसी एक पॉइंट पर, मान लीजिए ये पी पॉइंट है, यहाँ पर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड कर लिया, उसकी वैल्यू फाइंड कर लिया है. फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे क्यू नोट और उसके ऊपर जो है फाइंड कर लेंगे कि ये कितना फोर्स लगा रहा है. फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ विल बी चार्ज क्या है क्यू नोट इंटू ई. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जो है फोर्स फाइंड कर लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. ठीक है, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फोर्स. ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या है, जस्ट लाइक इट, जैसे कि एक स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ऐसे ही एक मूविंग चार्ज. ठीक है, स्टैटिक चार्ज जो होता है क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. ठीक है, ये तो है स्टैटिक चार्ज. और मूविंग चार्ज जो होता है इसी की तरह एक जो मूविंग चार्ज होता है प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मूविंग चार्ज अराउंड इट. ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर देखो डिस्कस किया कि स्टैटिक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होगा, जब चार्ज मूव करेगा तो, ठीक है, जब वो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अराउंड. ठीक है, तो क्या आगे देखो, मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर एज सुन एज द करंट इज स्विच ऑफ और चार्ज स्टॉप मूविंग. ठीक है, इट मीन्स ए मूविंग चार्ज इज सोर्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाय बी. ठीक है, इसको डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं और इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे आपका चार्ज है, मान लीजिए ये एक कोई पार्टिकल है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है और ये इधर मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से.
इस तरह से, ठीक है। तो जब ये मूव करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। ये पार्टिकल मूव करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जैसे ही फिर ये मूव करना बंद कर देगा, यानी कि मूव नहीं करेगा, जब ये स्टेशनरी हो जाएगा एक जगह पे, यानी कि इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी, तो तब जो है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं होगा, यानी कि ठीक है, बी की वैल्यू फिर उस केस में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो तब इसकी वजह से कोई भी इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड को लिखते कैसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड जो है, तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसको लिखते हैं ई से, ठीक है, इस वेक्टर से, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको लिखते हैं हम बी से लिखते हैं, ठीक है। और बी को हम और क्या बोल सकते हैं, बी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हमने डिस्कस किया कि दोनों की दोनों जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। और एक जगह पे अगर एक से ज़्यादा फील्ड होंगी तो वो क्या होंगी, किस तरह से उनको ऐड करेंगे, तो वहाँ पर वेक्टर के लॉ हम अप्लाई करेंगे फॉर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कर रहे थे, जैसे यहाँ पर बहुत सारे चार्ज है, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा है, ठीक है। इसको मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और यहाँ पर ऐसे, एक मिनट ऐसे लिखते हैं इसको, जैसे एक चार्ज यहाँ पर है प्लस Q1, दूसरा चार्ज यहाँ पर है Q2, ठीक है। और इसके बीच की सेपरेशन हम मान लेते हैं ये R है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है जैसे, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन है ये, इसके बिल्कुल इस बीच बीच ऐसे कट कर रही है, 90 डिग्री एंगल है ये। और यहाँ पर P पॉइंट पर हमें आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करते थे, हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ पर ऐसे, और एक लाइन ऐसे यहाँ पर ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमने माना था इसको, चलो इसको ऐसे मान लेते हैं, इसको 2L मान लेते हैं, तो ये L है, ये भी L है, ठीक है। ये पूरी लेंथ है, इसको हम 2L मान लेते हैं, ये L है, ये L है, ये इसको हम A मानेंगे, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये हम फाइंड कर लेंगे कितना होगा, L² प्लस A² इसका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है। तो ये इसको मान लेते ABC, ठीक है। तो P पॉइंट पर हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक चार्ज नहीं है, दो चार्ज की वजह से, ठीक है। और दोनों के दोनों हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो P पॉइंट पर फील्ड जो होगा वो आउटवर्ड होगा, यानी कि फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी, इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी, यानी कि इसको हम फील्ड बोल देते हैं E1, इसको हम बोल देते हैं E2। और जो नेट फील्ड होगा यहाँ पर, नेट फील्ड, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है, बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाएंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे फील्ड, ठीक है। दो चार्ज हो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, कितने भी चार्ज हो सकते हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस हो सकते हैं। तो वहाँ पर फिर क्या लिखते हैं हम, रिजल्टेंट फील्ड लिखते हैं, ठीक है, रिजल्टेंट फील्ड, ठीक है। रिजल्टेंट फील्ड कैसे लिखेंगे, E R से इसको लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा फिर ये ER जो होगा, ये रिजल्टेंट फील्ड जो आया हमारे पास है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैसे लिखेंगे, E1 का स्क्वायर E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, E1 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस E2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 और कोस थीटा, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा ये, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा, ठीक है। तो इसको ऐसे फाइंड करेंगे हम, ठीक है। या फिर हम क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट लेंगे, जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, इधर ये एंगल हम कुछ मान लेंगे θ1, इसको मानेंगे θ2, तो इसका जो है ये वाला कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका अगर ये कंपोनेंट लेंगे हॉरिजॉन्टल वाला, तो ये इसका इधर कंपोनेंट ये होगा, इसका कंपोनेंट इधर ये होगा, ठीक है। अगर ये चार्जेज सेम है तो ये तो कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, तो ये वाला जो है ये ऐड हो जाएगा, यानी कि E1, ठीक है। ये एंगल अगर θ1 माना है तो ये हो जाएगा आपका E1 कोस θ1, ठीक है। और इसकी वजह से क्या आएगा, E2 कोस θ2, ठीक है। ये इस तरह से E1 कोस θ1 और E2 कोस θ2, ठीक है। और इनको एक ही डायरेक्शन है तो सिंपली हम इनको जोड़ सकते हैं, E1 कोस θ1 प्लस E2 कोस θ2, ठीक है। तो ये होगा रिजल्टेंट फील्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जहाँ पर क्या होता है, अगर फील्ड एक ही डायरेक्शन में है तो हम उसको सिंपली ऐड कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए बहुत सारे फील्ड लाइन्स है, ठीक है। तो अगर बहुत सारी फील्ड लाइन है तो उसको रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं, अगर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस अप टू En, इस तरह से जोड़ें, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। कि ये सारे E1 E2 E3 सारे जो है एक ही डायरेक्शन में है, तो नेट जो फील्ड होगा और रिजल्टेंट जो फील्ड होगा
तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको ऐसे सिंपली ऐड करके हम लिख देंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ये मैग्नेटिक फील्ड में भी लागू होता है। यहाँ पर भी हम जो है मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हिसाब से जो रिजल्टेंट है, अगर सेम डायरेक्शन में फील्ड है तो उसको ऐसे लिखेंगे B इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस अप टू जो है Bn, इस तरह से, ठीक है। तो ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेक्टर एडिशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल सोर्स, ठीक है। मान लीजिए ये किसी सोर्स 1 की वजह से फील्ड है, ये 2 की वजह से, ये 3 की वजह से, ये nth सोर्स की वजह से फील्ड है, तो ये उसका वेक्टर सम हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। इसी पॉइंट पर ये हमने फील्ड फाइंड कर लिया है, जो नेट फील्ड होगा उस पॉइंट पर, तो ये उसकी वैल्यू है। तो फिर नेक्स्ट हम देखिए डिस्कस करेंगे डेफिनेशन क्या होगी बी की, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें बी की डेफिनेशन क्या होगी। ठीक है, तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जांपल यहाँ पर दिया था, तो कैसे लिखा था, मान लीजिए जैसे यहाँ पर इसको एक बार थोड़ा ये सोल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पर ये सेपरेशन इसको 2L माना था, और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज लिया था, यहाँ पर भी हम प्लस क्यू ही ले लेते हैं। ये इसकी जो है इक्वेटोरियल लाइन है, और यहाँ पर पी पॉइंट है। यहाँ पर फील्ड फाइंड करेंगे तो इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ से फील्ड फाइंड करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में होगा, इस तरह से, ठीक है। ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कुछ भी होगा, मान लीजिए थीटा होगा, ठीक है। इस लाइन को ऐसे ही ऊपर तक हम एक्सटेंड करेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो ये एंगल थीटा है, तो जो ये एंगल होगा, देखो यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये और ये एंगल, इस तरह से ये और ये एंगल, ठीक है। तो ये एंगल सेम होंगे आपस में, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम ज्योमेट्री से ये एंगल फाइंड कर पाएंगे। देखो ये एंगल हम मानते हैं, अगर मैं इसको बोलता हूँ, चलो इसको रहने दो, इसको थीटा बोलता हूँ, ठीक है। ये थीटा बोला मैंने इसको, ठीक है। और ये भी देखो चार्जेस सेम है, तो ये भी आपका थीटा होगा। थीटा को हम ज्योमेट्री से फाइंड कर लेंगे वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि देखो थीटा इसके सामने वाला क्या होता है, थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और जिसके साथ वो एंगल बना रहा है वो बेस है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम थीटा से ज्योमेट्री से जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे इसमें लिखेंगे ना, ये मान लीजिए इसको मैं E1 लिख रहा हूँ यहाँ पर, फिर इसका कंपोनेंट इधर लूँगा तो क्या होगा, ये एंगल अगर थीटा तो E1 कोस थीटा होगा। कोस थीटा कैसे फाइंड करेंगे, कोस थीटा हम ज्योमेट्री से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कोस थीटा हम फाइंड करेंगे यहाँ पर ज्योमेट्री से। तो ज्योमेट्री से जैसे, ठीक है, कोस थीटा क्या होगा फिर, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ज्योमेट्री से हम जो है बेस फाइंड करेंगे, और हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास वैल्यू तो सबकी है, ठीक है। इसको हमने ए माना है, इसको एल है, ठीक है। इसको L² प्लस A² उसका स्क्वायर रूट लिया, तो ज्योमेट्री से ये वैल्यू हम फाइंड कर सकें, ठीक है। यानी कि E1 कोस थीटा वैल्यू हमें पता लग गई। ऐसे फिर E2, ये इसको E2 मानना है, ठीक है, इसको E2 माना है, तो इसका कंपोनेंट इधर लेंगे तो होगा E2 कोस थीटा होगा। तो वहाँ भी फिर हम कोस थीटा से जो ज्योमेट्री से फाइंड कर लेंगे कोस थीटा को, और हमारे पास E2 कोस थीटा आ जाएगा, और फिर उनको दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो है रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एट पॉइंट P, ठीक है। ये जो P पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिजल्टेंट वैल्यू है, ठीक है, जो टोटल वैल्यू है वो हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड को जैसे हमने बताया कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से। डेफिनेशन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो होता है ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू दी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखो ये जो डेफिनेशन हम दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की, ये हम दे रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स की हेल्प से, ठीक है। तो देखो जो मैग्नेटिक फोर्स हम लिखते हैं, मैग्नेटिक, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स कब एक्ट होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। इसको FM से मैं यहाँ पर लिखता हूँ। वो क्या होता है, Q इंटू V क्रॉस B, ठीक है। Q क्या है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, V है यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द
पार्टिकल बी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोलेंगे, ठीक है। ये क्या बोलेंगे इसको, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, ठीक है, जिस फील्ड के अंदर वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसके ऊपर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, Q इंटू वी क्रॉस बी। और अगर हम माने कि V जो है वो परपेंडिकुलर है B के साथ, यानी कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो B के साथ क्या एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलरली जो है फील्ड में एंटर कर रहा है। तो फोर्स क्या होगा, Fm विल बी Q वी बी साइन थीटा और एन कैप, ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये होगा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड इसका होगा Fm विल बी Q वी बी, ठीक है। साइन थीटा को 90 करेंगे क्योंकि V और B के बीच में एंगल 90 है, तो साइन 90 1 हो जाएगा। एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये हमने यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड ये होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आपका जो चार्ज पार्टिकल है अगर उसके ऊपर चार्ज है 1 कूलम, ठीक है, अगर चार्ज है 1 कूलम, इफ़ Q इज 1 कूलम, V इज 1 मीटर पर सेकेंड, Q 1 कूलम है, V 1 मीटर पर सेकेंड है, तो ये फोर्स क्या होगा, देन इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है। देन बाय इक्वेशन 1 से क्या होगा, Fm इक्वल टू बी, ठीक है, Fm इक्वल टू बी, ठीक है। यानी क्या हो गया, ये डेफिनेशन क्या बनेगी फिर इसकी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू दी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज हैविंग वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जिसकी वेलोसिटी क्या है 1 मीटर पर सेकेंड होगी, ठीक है। और मूविंग परपेंडिकुलर, ठीक है, मूविंग परपेंडिकुलरली विद मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मूविंग परपेंडिकुलरली विद मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर अगर मैं इसको इसके लिए फिगर ड्रॉ करूँ तो इस तरह से ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर जैसे मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है जो इस प्लेन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, और चार्ज पार्टिकल आपका यहाँ पर है और वो मूव कर रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में V वेलोसिटी के साथ, ठीक है। देखो V के बीच में और B के बीच में एंगल 90 हो गया क्योंकि B की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, परपेंडिकुलर इस प्लेन के, और V की डायरेक्शन इसी प्लेन में है इस तरफ है, ठीक है। तो एंगल 90 हो गया और V को मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इधर, इसके ऊपर जो चार्ज है वो है 1 कूलम, ठीक है। तो ये इस तरह की सिचुएशन है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा तब वो फोर्स हम बोलेंगे इसको कि वो फोर्स जो होगा, वहाँ से हमने इसकी डेफिनेशन फाइंड किया कि इस पॉइंट पर, ठीक है, एट एनी पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज इक्वल टू दी फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए चार्ज या फिर यूनिट चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलरली टू दी मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये उसकी डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें है, अच्छा यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन है, देखो यहाँ पर जो फोर्स होगा फोर्स की डायरेक्शन की बात करेंगे कि फोर्स की डायरेक्शन किस तरह से होती है। तो उसके लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा, जैसे मैंने यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स लिखा है, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी लिखा है, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, Q वी बी साइन थीटा एन कैप जो है डायरेक्शन है मैग्नेटिक फोर्स की। और ये डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम फाइंड करेंगे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। तो इसको हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम लोग आएंगे फ्लेमिंग ठीक है लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऐसे भी, ठीक है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम यहाँ पर जो है फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये होता है इस तरह से, जो 4 फिंगर है, ठीक है, जो ये वाली जो फिंगर है 4 फिंगर, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। मिडिल फिंगर पॉजिटिव चार्ज का मोशन बताती है कि जिधर पॉजिटिव चार्ज का मूव कर रहा है, और थंब हमें फोर्स बताता है जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उस फोर्स की डायरेक्शन ये थंब की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यानी कि इस तरह से, जैसे ये और ये इस तरह से, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है जी। तो यानी कि ये जो ये डायरेक्शन है
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बोले, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोले उसकी डायरेक्शन है। ये मिडल वाली फिंगर जो है ये किसकी डायरेक्शन है, ये है आपके पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि वी की डायरेक्शन ये है, और ये थंब जो है थंब क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन है आपके मैग्नेटिक फोर्स की। तो ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जिसके बेस पे हम जो है मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो बताते हैं, ठीक है। उसके बाद है यूनिट क्या होती है, बी की यूनिट की बात करेंगे। यूनिट ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट क्या होती है। तो देखो इसकी जो एसआई यूनिट होती है बी की वो होती है टेस्ला, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ बी इज़ टेस्ला, ठीक है। टेस्ला इसको टी से लिखते हैं, कैपिटल टी से, ठीक है। तो टेस्ला एक मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की जो ये जो यूनिट है एक बड़ी यूनिट है, ठीक है। क्योंकि ये बड़ी यूनिट ऐसे है क्योंकि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है, वो भी 10⁻⁵ टेस्ला के ऑर्डर का होता है, ठीक है। एक बहुत बड़ी यूनिट है ये। या फिर इसको दूसरी यूनिट क्या होगी इसके ऐसा यूनिट, या फिर इसको लिखते हैं टेस्ला, या फिर लिखेंगे इसको वेबर, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी इसके जो है ऐसा यूनिट है, ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम जो फॉर्मूला हमने मैग्नेटिक फोर्स के लिए लिखा था वहाँ से भी इसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं। क्या लिखा था हमने, एफ इजिकल टू क्यू वी बी, यहाँ से बी की यूनिट कैसे फाइंड करेंगे, बी क्या हो जाएगा, बी इजिकल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू इंटू वी, फोर्स की होती है न्यूटन, क्यू की पर कूलम, ठीक है, और वी की इसकी होगी पर मीटर, क्योंकि डिवाइड में है ये, पर मीटर और सेकंड, ठीक है। तो ये भी इसकी जो है ऐसा यूनिट है, ठीक है। तो उसके बाद है इसमें देखो नेक्स्ट हम, तो देखो यहाँ से एक और इसकी जो डेफिनेशन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की, तो वो क्या बनेगी, जैसे हमने यहाँ पर लिखा बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू इंटू वी, ठीक है। तो हम फार्मूला लिखते हैं, जैसे हमारे पास फार्मूला होता है, जैसे हम मैग्नेटिक फोर्स को लिखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स को हम क्या लिखते हैं, एफ इजिकल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो मानते हैं इफ़ v इज परपेंडिकुलर टू b, ठीक है। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, अगर v b के परपेंडिकुलर है, एंड q इज 1 कूलम, एंड v इज वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है, चार्ज 1 कूलम है, ठीक है। ये सारी इसके ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं हम, ठीक है। ये चार्ज कितना है 1 कूलम, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और फोर्स जो लेंगे यहाँ पर, और फोर्स क्या लेंगे, फोर्स कितना है 1 न्यूटन है, ठीक है, फोर्स 1 न्यूटन है। तो बी क्या होगा इन दैट केस, बी विल बी, देखो यहाँ से हम क्या बी की वैल्यू क्या फाइंड करेंगे, बी विल बी एफ डिवाइडेड बाई क्यू इंटू वी, ये हो जाएगा। तो एफ कितना है 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन, क्यू है 1 कूलम मल्टीप्लाई बाय वी है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो क्या आएगा ये, इट विल बी 1, ठीक है, और न्यूटन पर कूलम पर मीटर सेकेंड, ठीक है। ये जो है ऐसा यूनिट हमने लिखा था बी के लिए, ठीक है, बी के लिए ऐसा यूनिट है, और बी के लिए और दूसरी ऐसा यूनिट क्या होती है टेस्ला, तो ये क्या आ जाएगा 1 टेस्ला, ठीक है। तो बी की क्या आई, बी की जो है वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 टेस्ला आई, ठीक है, यानी कि फिर यहाँ से एक डेफिनेशन बनेगी इसकी बी की, तो क्या होगी वो, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 टेस्ला, ठीक है, उसे 1 टेस्ला कहा जाएगा, कब कहेंगे उसको 1 टेस्ला, इफ़ ए चार्ज ऑफ 1 कूलम, ठीक है, अगर चार्ज कितना है पार्टिकल का 1 कूलम है, और मूव किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और वेलोसिटी जो है वो उसकी परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है बी के साथ, और जो फोर्स उसके ऊपर लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स वो 1 न्यूटन का लग रहा है। तो इन डैट केस जो बी होगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू जो होगी वो होगी 1 टेस्ला, ठीक है। उसके बाद हम डायमेंशन देखेंगे, बी का डायमेंशन क्या होंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बी, डायमेंशनल फॉर्मूला
फॉर बी के लिए डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे। देखो बी को हम लिख रहे हैं जैसे बी इजिकल टू एफ डिवाइड बाई क्यू इंटू वी, ठीक है। बी को क्या लिख रहे हैं, एफ डिवाइड बाई क्यू इंटू वी, ठीक है। जब वेलोसिटी जो है यानी कि पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उस केस में क्या लिखते हैं, बी को एफ डिवाइड बाई क्यू वी, ठीक है। या फिर अगर वो किसी एंगल के साथ एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर हम साइन थीटा भी लिखते हैं, ठीक है, साइन थीटा। तो फिर एफ देखो साइन थीटा तो आया एक नंबर है, ठीक है, तो उसके कोई डायमेंशन नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे थीटा मान लें, थीटा अगर 90 डिग्री है तो साइन थीटा क्या होगा, साइन 90 विल बी 1, ठीक है, जस्ट एक नंबर है। यहाँ पर देखो बी की डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का हमें पता क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, फोर्स का ये होता है। चार्ज के लिए क्या होता है, चार्ज का होता है, देखो लिखते हैं ना, करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग इन एनी सर्किट पर यूनिट टाइम। इस चार्ज का क्या होगा, आई इंटू टी, ठीक है। क्यू क्या होता है, आई इंटू टी होता है। आई का क्या होता है, एम्पियर, टी का, ठीक है, ये टी है टाइम, टी के लिए हम टी लिखते हैं, कैपिटल टी, ठीक है। तो क्यू की जगह हम लिखेंगे ए टी, ठीक है। वी की जगह क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड होता है, ये एल टी माइनस 1, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है तो एल टी माइनस 1, तो क्या बन जाएगा फिर ये M1, एल की वैल्यू देखो ऊपर 1 है और नीचे एल की वैल्यू नीचे भी 1 है, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, टी की वैल्यू देखो ऊपर -2 है, नीचे टी की वैल्यू जो है वो क्या है 0 है, ठीक है। तो यानी कि ऊपर जो वैल्यू है टी की कितनी, वो -2 रहेगी, नीचे एम्पियर है, ये अकेला ही है, तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी ऐसे पावर लिखेंगे -1। तो ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट में जब इसको बंद कर देंगे तो ये बन जाता है हमारा डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। तो ये है डायमेंशनल फार्मूला बी के लिए, ठीक है। तो ये इसमें जो ये 3 है ना, ये एम एल और टी, ये है फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ठीक है। दीज आर द फंडामेंटल, ठीक है। जो करंट है वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी ही है यहाँ पर, लेकिन हम क्या करते हैं कि जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो एम एल टी में ही हमारा डायमेंशन आता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे जब एम्पियर इसकी करंट की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर हम एम्पियर भी लिखते हैं। तो ये जो हमने लिखा है दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अब इसमें। तो न्यूमेरिकल है, देखो इसमें एन अल्फा पार्टिकल, ठीक है, अल्फा पार्टिकल है, उसका मास दिया है हमें तो यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल है, अल्फ़ा पार्टिकल का मास दिया है इसने, ठीक है, यानी कि m दिया है अल्फ़ा पार्टिकल के लिए 6.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 kg किलोग्राम, इज ट्रैवलिंग एट राइट एंगल टू दी मैग्नेटिक फील्ड विद ए स्पीड ऑफ, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलरली, यानी कि v जो है b के साथ परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पर दिया है। स्पीड दी है, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी बोलें तो क्या है वो हमें दी है 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, वेलोसिटी भी दी है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, बी की वैल्यू भी दी है, यहाँ पर बी की वैल्यू दी है इसने 0.2, ठीक है, 0.2 टेस्ला, 0.2 टेस्ला दिया है। कैलकुलेट फोर्स ऑन अल्फा पार्टिकल एंड इट्स एक्सेलेरेशन, ठीक है, फोर्स फाइंड करना है अल्फा पार्टिकल के ऊपर और इसका एक्सेलेरेशन हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, फोर्स की वैल्यू क्या होगी इसके ऊपर हमें पता है, मैग्नेटिक फोर्स लिखते हैं हम, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है क्या लिखते हैं इसको, क्यू इंटू वी क्रॉस बी, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा क्यू वी बी, ठीक है। साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा यहाँ पर 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 हो जाएगा 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे एन कैप, ठीक है, ये डायरेक्शन है। फाइंड करना है फोर्स, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों तरफ मोड लगाएंगे तो मैग्नीट्यूड फॉर्म आ जाएगी, ये हो जाएगा एफ एम इज इक्वल टू, ठीक है, तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी, ठीक है, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। और यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर चार्ज दिया है क्योंकि अल्फा पार्टिकल है, तो चार्ज तो हमें पता ही है, अल्फा पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है क्या होगा, वो +2e होता है, ठीक है, +2e। तो यहाँ पर होगा 2e की जगह लिखेंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19, v दिया है यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5, ठीक है, और b दिया है यहाँ पर 0.2, ठीक है। सारी वैल्यू आपके पास है, आपको मल्टीप्लाई करना है और आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्या वैल्यू आएगी इसकी 32 और यहाँ पर है 6, तो ये हो जाएगी 32 6
12, 19 और फिर 0.2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4, 18, 3, ठीक है। 3, 8, 4 डेसिमल आएगा 1 और 2 के बाद, ठीक है। तो 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या होगी, देखो -19 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर, ठीक है, -14, ठीक है। 10 की पावर -14 इतने न्यूटन, ठीक है। तो ये हमने जो है क्या फाइंड कर लिया, फोर्स फाइंड कर लिया, ठीक है। 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14 न्यूटन, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद इसने कहा कि उसका एक्सेलरेशन भी हमें फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो फोर्स ये इतना दिया है, तो फोर्स हमें पता है, फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, Fm = मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये वैल्यू हमारे पास है 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14 न्यूटन। जैसे एक्सेलरेशन क्या होगा, फिर एक्सेलरेशन विल बी 3.84 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14 और डिवाइड करेंगे इसको मास से, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का मास आपको कितना दिया है, 6.65 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर मास दिया है अल्फा पार्टिकल का और ये वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन की, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो रफली वैल्यू क्या आएगी, तो इट विल बी 5.77, ठीक है। ये होगी आपकी 5.77 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर, जब ये पावर ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, 14 प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, और फिर क्या बचेगा इसमें 12, ठीक है, 10 की पावर 12। और ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, ये इसमें एक्सेलरेशन में यहाँ पर फाइंड कर लिया, ठीक है।